हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स के बारे में क्यों? क्योंकि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है उसके अंदर हम इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स के बारे में। और ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स के अंदर भी हम स्पेसिफिकली कहें तो हम ह्यूमस के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमस होता क्या है? तो ह्यूमस क्या होता है तो हम देखते हैं कि ह्यूमस इज एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब आप समझते हैं कि जिसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन नहीं देखी जाती किसी, हम देख सकते हैं एटम्स की। जब हम कहते हैं कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है, उसका हम स्ट्रक्चर देखें, उसका एलिमेंटल कंपोजिशन देखें, तो उसके अंदर कोई फिक्स लॉन्ग रेंज तक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता हुआ नहीं देखा जाता। मतलब ये है कि जब कोई हम देखते हैं कोई फिक्स पोजीशन के ऊपर सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, तब इस कंडीशन में हम उसे एमॉर्फस कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा जो होता है टर्म, उसे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम जो कहते हैं कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन जो है वो फिक्स रहता है और वही ऑर्डर हम देखते हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो किया जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, यानी इसकी उल्टी कंडीशन होती है, तो उसे हम एमॉर्फस कंडीशन कहते हैं। तो ह्यूमस के अंदर एमॉर्फस कंडीशन देखी जाती है और साथ में डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ह्यूमस जो है डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है। नियरली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ हद तक ये पानी में घुल सकता है, कंप्लीटली नहीं कहा है। नियरली हम देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं सॉल्युबल है वाटर के अंदर एंड हैव हाई स्पेसिफिक एरिया। ये ज़रूरी है, याद रखिएगा। हमने जो इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं, उनसे भी ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है किनका? ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स यानी ह्यूमस का। साथ में सरफेस चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सरफेस पे जो चार्ज है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, चार्ज डेंसिटी जो ज़्यादा अवेलेबल है। और साथ में हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यहाँ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी सीईसी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनकी हाई होती है। इवन जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स देखे थे उन सब में हाईएस्ट आपने देखा था 150 से 180, 150 से 180 के रूप में हमने याद किया था। यानी हमने वर्मिकोलाइट के अंदर देखा था कि हाईएस्ट क्या थी? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है किसके अंदर? ह्यूमस के अंदर। कितनी होती है? 200 से लगभग 250 तक। 200 या 250 जो हम देख रहे हैं, कई बुक्स में आप देखेंगे तो ये 300 to 350 भी देख सकते हैं आप। तो वो अलग अलग बुक्स में कुछ दिया गया है। मुझे ये डाटा ज़्यादा ऑथेंटिक लगा तो मैंने ये लिखा है कि ये 200 to 250 होता है। इसकी यूनिट ज़रूर याद रखेंगे आप कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की, सेंटीमोल पर केजी। सेंटीमोल पर केजी, यहाँ पी प्लस मतलब पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स के रूप में। और हायर का मतलब यही है कि कुछ बुक्स में इससे भी ज़्यादा दिया गया है, तो फिर 200 से 250 से भी कई बार ज़्यादा देखी जा सकती है ह्यूमस के अंदर। एंड हम देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा ऐसे कि यहाँ हम देखते हैं हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लगभग 5 गुना ज़्यादा। जो हमने पिछले पढ़े हैं मॉन्ट मोरेनोनाइट, जो हम देखते हैं स्वेलिंग ऑन श्रिंकेज दिखाता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ जो हम देख सकते हैं वो पानी को रख सकता है, तो उससे भी ज़्यादा हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं ह्यूमस के अंदर देखा जा सकता है। तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक क्ले मिनरल्स। ओके, तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में ह्यूमस होता क्या है, उसकी होता क्या है कि नाम पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमस कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज एनायन, यानी ह्यूमस को अगर हम उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ जो एक पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिट देखी जाए ह्यूमस की, तो कोई एक सेंट्रल यूनिट के अंदर हम इस तरह से रिंग्स लगी हुई देख सकते हैं। रिंग्स का मतलब जो हम देखते हैं ना, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी पढ़ी है कि फिनॉल्स जिन्हें हम कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिंग देखी जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH नाम से एक टर्म्स आती थी, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूप में हम पढ़ते थे। वैसे ही हम फिनॉल्स के अंदर OH लगा हुआ देखते थे, मतलब एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। तो उसी तरह से मैंने यहाँ रिंग्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि यहाँ रिंग्स जो ये लगी हुई हैं इनके ऊपर इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है अल्टीमेटली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो फिनोलिक ग्रुप कह सकते हैं हम उसे। तो ये फिनोलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर काफ़ी सारे हम देख सकते हैं कौन अट्रैक्ट होते हैं? कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं। और कैटायंस जैसे कि हम देख सकते हैं कि कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इस तरह के काफ़ी सारे कैटायंस जो हैं कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी आपने जाना कि इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा इसकी सेंट्रल यूनिट पे चार्ज कौन सा देखा जाता है? जनरली नेगेटिव चार्ज देखा जाता है। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी आने वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन दी
कोलॉइड्स, सॉइल कोलॉइड्स। तो सॉइल कोलॉइड्स के अंदर दो तरह के हम देखते हैं सोर्सेज की वजह से चार्ज आता है, एक आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की वजह से, और दूसरा ये वाला फंडा। ये वाला फंडा मैं वापस नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगा, तब आपसे आशा करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ आ रही हो, है ना, उस वक्त। क्यों? क्योंकि उसमें भी यही मेन फंडा है कि नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है ह्यूमस के अंदर या ऑर्गेनिक कोलॉइड्स के अंदर। क्योंकि इनकी जो हम देख सकते हैं कि कॉर्नर के ऊपर जो भी हम देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसने अपना हाइड्रोजन छोड़ा है और इस वजह से ये नेगेटिविटी रख रहा है। और इस नेगेटिविटी को फुलफिल करने के लिए कौन आ रहे हैं? दूसरे कैटायंस आ रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारे कैटायंस जब हम देख सकते हैं ह्यूमस के अंदर आ सकते हैं, तो इस वजह से आप इसे याद रखेंगे, इसे स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, ह्यूमस के ऊपर सेपरेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो मुझे लगता है सबको पता होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि ह्यूमस इज द स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ह्यूमस कंसिस्ट, ह्यूमस का हम एलिमेंटल कंपोजिशन देंगे कि उसमें मेन कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादा देखे जाते हैं। तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाएगा? तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा, यानी कार्बन सबसे ज़्यादा है। कितना है? लगभग 50%। वैसे तो हम कहते हैं कि 100 ग्राम अगर ऑर्गेनिक मैटर उठाओगे, ऑर्गेनिक मैटर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर, है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हम 100 ग्राम देखें तो उसमें 58 ग्राम हम देखते हैं कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा, बेमलैंड फैक्टर नाम के टॉपिक के ऊपर मैं आपसे इस बारे में वापस बात करूँगा। तो हम कहेंगे वहाँ पे कि 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 58 ग्राम क्या होता है? कार्बन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? लगभग 5%। और हम देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है? 35%। ये तीनों का कंपोजिशन आप ज़रूर याद रखें, 55 और 35, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो निकालें अगर हम, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 10:1। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ह्यूमस का CN रेशो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ कंपाउंड के रूप में भी दिखा गया है कि कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है। तो कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमस में? तो याद रखें, लिग्निन ज़्यादा होता है। लिग्निन ऐसी चीज़ है जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, तो मतलब ये रेजिस्टेंट है एक तरह से डिकम्पोजिशन के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा कौन बचा रह सकता है ह्यूमस में? लिग्निन रह जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन भी बचते हैं। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, पहले तो ये सीधा करेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, तो 30 to 35% है, याद रखिएगा। लिग्निन का पूछ ले तो 40 to 45% है, याद रख लीजिएगा। एक साथ पूछ लिया कि मान लो कि लिग्नोप्रोटीन्स कितने होते हैं, तो लिग्नोप्रोटीन्स में सम कर दीजिएगा 70 to 80% लिग्नोप्रोटीन होते हैं। डन। तो इस तरह से हमने ह्यूमस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, उसका कंपोजिशन और साथ में उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव कैसे होता है उसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ह्यूमिक सब्सटेंसेस और दूसरे हम देखते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो उनके अंदर क्या कंपोजिशंस होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड इस स्लाइड से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर सॉइल फिजिक्स से काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, पीडोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और साथ में सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड ये हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें से पहले तरह के सब्सटेंस जो हैं उन्हें हम ह्यूमिक सब्सटेंसेस कहते हैं, और ह्यूमिक सब्सटेंसेस को ही अभी हमने ह्यूमस के रूप में जाना था। तो ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो हैं वो लगभग 60 to 80% है, यानी आप इसे ज़रूर याद रखें कि 60 to 80% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, OM का मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, तो 60 से 80% हिस्सा जो है ऑर्गेनिक मैटर का वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस ही हैं। ह्यूमिक सब्सटेंसेस एंड इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इनका स्ट्रक्चर सिंपल सा नहीं है। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है इसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, रिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। रिंग लाइक तो क्या? रिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि पॉलीफिनॉल्स एंड एसिड्स, पॉली एसिड्स, है ना, तो ये पॉलीमराइजेशन से बने हैं सब्सटेंसेस। ओके, तो मैंने आपको भी बताया। अच्छा, एक ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन है ना, जो ये डिकम्पोजिशन हम देखते हैं और साथ में सिंथेसिस हो रहा है, ह्यूमस का बनना है, ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन होता है। तो ये ह्यूमिफिकेशन टर्म भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ह्यूमिफिकेशन को भी आप ज़रूर याद रखें। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो हैं वो 60 to 80% है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं? लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स या शुगर वाली स्ट्रक्चर्स के रूप में हम देखें तो वो ज़्यादा देखे जाते हैं।
ये 20 to 30% बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, जबकि वो ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ऑफकोर्स पूछा जाता ही जाता है वो कौन सी चीज़ है, तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन एंड सॉल्युबिलिटी इन एसिड्स एंड बेस। यानी ये जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस है ना, इसके 3 टुकड़े देखे जा सकते हैं। 3 टुकड़े से मेरा मतलब है 3 प्रपोर्शन से मिलकर बना है, ये 3 तरह के हिस्सों से मिलकर बना है ये। कौन कौन से, तो हम देखते हैं पहला फल्विक एसिड, दूसरा हम देखते हैं ह्यूमिक एसिड, और तीसरा हम देखते हैं ह्यूमिन। FA, HA और ह्यूमिन, ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। तो ये जो ह्यूमस है उसके मेन 3 हिस्से होते हैं, या ह्यूमिक सब्सटेंसेस के 3 हिस्से माने जाते हैं इसमें। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, कि कौन कितना डिग्रेड हो सकता है, कौन कितना टूट सकता है ना, और साथ में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है एसिड और बेस के अंदर। इस बिहाफ पे हमने इसे 3 पार्ट्स में बांटा है, ऑन दी बेसिस, है ना। मैंने देखा है काफ़ी बार हम लोग क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं लेकिन यही भूल जाते हैं, लेकिन ये है किसके ऊपर बेस्ड, तो ये इसके ऊपर बेस्ड है, ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो पहला हम देखते हैं फल्विक एसिड। फल्विक में फुल याद रख लो कि फुल्ली सॉल्युबल, फल्विक फुल्ली सॉल्युबल, मतलब ये सॉल्युबल है दोनों के अंदर, यानी एसिड्स एंड बेस दोनों में सॉल्युबल होता है। ह्यूमिक एसिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में सॉल्युबल होता है, तो बेसिस या एल्कली के अंदर ये सॉल्युबल होता है, याद रखें। ये देख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट ही कई बार एग्जामिनेशन में सीधा पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ अटेंटिव होकर ध्यान से याद कर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया ना फुल्ली, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तब दिमाग गोल हो जाता है कि कौन सा फुल्ली था, मतलब कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल था, कौन सा नहीं था। तो याद रखिए ये फुल्ली सॉल्युबल है एसिड एंड बेस। ह्यूमिक में कोई ट्रिक बना लीजिएगा, है ना। मैं दिमाग में पता नहीं क्यों याद रख लेता हूँ कि ह्यूमिक से बेसिक, वैसे तो एसिडिक भी हो सकता है लेकिन मेरे को याद रह जाता है कि ह्यूमिक बेसिक, तो मैं याद रख लेता हूँ कि ये सॉल्युबल है एल्कली के अंदर। दूसरा ह्यूमिन मतलब किसी में सॉल्युबल नहीं, यानी कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन एसिड एंड बेस, एसिड बेस दोनों में ही इनसॉल्युबल। तो फिर लफड़ा यहाँ होता है, हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो उसे याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका होता है, फल्विक एसिड का, याद रखिएगा। फल्विक एसिड का सबसे कम है, इसका बीच में मीडियम है, और सबसे ज़्यादा इसका हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चेंज जो होगी, कार्बनिक जो चेंज होगी वो सबसे कम कार्बन की चेन इसमें देखी जाएगी। इसमें थोड़ी और बड़ी, और इसमें ज़्यादा और बड़ी और कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं ह्यूमन के अंदर। तो इसमें जितनी ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये उतना ही कम क्या होगा, डिग्रेड होगा। यहाँ था ना डिग्रेडेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मोस्ट ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ससेप्टेबल का मतलब आसानी से डिग्रेडेशन होता है, किसका, फल्विक एसिड का, याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। मोस्ट ससेप्टेबल, या ऐसे भी बोल सकते हैं लीस्ट रेजिस्टिव, मोस्ट ससेप्टेबल, लीस्ट रेजिस्टिव, टर्म्स दिमाग में समझ में आती हैं आपको ये चीज़ें कि मोस्ट ससेप्टेबल है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, जबकि ये बंदा जो है ह्यूमन जो है ये क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा था, वो आसानी से क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। तो ये हम कहेंगे कि मोस्ट रेजिस्टिव है, किसके लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, याद रखेंगे आप। और लास्ट पॉइंट ये कि इसका कलर जो है इसका फल्विक एसिड का थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, इसका ब्राउन होता है, और ये एकदम डार्क काला सा होगा, यानी ब्लैक सा होगा ह्यूमन। तो इस तरह से हमने जाना सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ह्यूमिक सब्सटेंसेस और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब फटाफट से कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बेमलिन फैक्टर जो होता है उसके बारे में और बात कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन क्या है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन से मतलब ये है कि हम देखते हैं जो प्लांट्स और हम देखते हैं एनिमल रेजिड्यू जो भी हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर बनता है। या जो ऑर्गेनिक मैटर बन गया, अब उस ऑर्गेनिक मैटर का भी और डिकम्पोजिशन जो हम देख सकते हैं कि वो और कितना टूटेगा, और ह्यूमस के अंदर, या हम देख सकते हैं ह्यूमस में भी कोई पर्टिकुलर किस फ्रैक्शन में वो बदलेगा। ये सारी चीज़ें जो है इन 4 मेन फैक्टर पर डिपेंडेंट होती हैं। यानी हम देख सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, अच्छा खासा पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। टेम्परेचर हम देखते हैं मॉइस्चर बहुत कम होगा, ड्राई स्टेट में होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होता है, आपको ये पता होगी चीज़। दूसरा हम देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर्स भी पर्टिकुलर एक फिक्स रेंज पे होते हैं, तब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन आसानी से हो पाता है या अच्छे से हो पाता है। एरेशन मतलब हवा वगैरह भी अवेलेबल होनी चाहिए। आपने कभी पढ़ा होगा कि हम देख सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक टर्म्स पढ़ी होंगी ना। एरोबिक कंडीशंस मतलब जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, एनारोबिक कंडीशन जैसे कि वाटर लॉग्ड कंडीशंस हो गई, है ना, उस कंडीशन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती तो वहाँ मेथेन और इस तरह के सब्सटेंसेस निकलते हैं। तो वो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि एरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं लास्ट में हम देखते हैं CN रेशो का हिसाब ये होता है, एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि हम देखते हैं जब प्लांट फ्रेश होगा, फ्रेश प्लांट है तो उसमें कार्बन कंपाउंड ज़्यादा होगा, तो मतलब कहने का मतलब CN रेशो जो है वो बड़े होंगे, मतलब ज़्यादा होगा, 40:1 के रूप में देख सकते हैं हम। लेकिन जब डिकम्पोजिशन होने लगता है, जब डिकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें,
जब वो सिंपलर फॉर्म में बदल जाती हैं तब उस कंडीशन में कार्बन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में CO2 के रूप में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कार्बन को यूज़ करते हैं या फिर CO2 के रूप में रिलीज़ करवा देते हैं, तो वो सब्सटेंस के अंदर कार्बन का लेवल कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो CN रेशो छोटे हो जाते हैं, यानी 10:1 जो भी हमने पढ़ा था कि ह्यूमस के अंदर 10:1 देखा जाता है। तो ये CN रेशो भी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि उसका डिकम्पोजिशन उतना ही स्लो होगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। इसमें से ये कुछ जो लाइनें लिख रखी है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोब्स हम देखते हैं जनरली 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही माइक्रोब्स के अंदर भी स्पेसिफिक हम देखते हैं थर्मोफिलिक और मीज़ोफिलिक, इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं हम, है ना। तो मीज़ोफिलिक आता है तो वो यही टर्म्स हैं, यानी 25-35 पे ही काम करते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं तो वहाँ थर्मो वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जैक्ट टर्म मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो थर्मोफिलिक या इस तरह से कोई टर्म है जिसके हिसाब से हम कहते हैं वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, तो उसे हमें पता होना चाहिए। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज, वो किस पे काम कर सकते हैं, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज आपको याद होंगे, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, है ना। तो इस तरह के बैक्टीरिया हम याद करते थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कभी पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो लगभग हम देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज पे काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन को जो फिक्स कराते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ग्रोथ के लिए अलग टेम्परेचर बताया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अलग टेम्परेचर बताया है, तो इसे याद रखें, ओके। और उसके बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी सीज, माइक्रोबियल एक्टिविटी खत्म सी हो जाती है, रुक सी जाती है, कब, 5 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा 5 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो 10 डिग्री सेल्सियस पे ही बहुत कम हो जाती है माइक्रोबियल डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर ही बहुत कम हो जाती है माइक्रोबियल एक्टिविटी। लेकिन हम स्पेसिफिकली कहें कि 5 डिग्री सेल्सियस पे सीज हो जाती है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे वर्क नहीं करता एज अ डिकम्पोजर, ठीक है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बेंचमार्क टेम्परेचर या बायोलॉजिकल जीरो। इस टर्म को जरूर याद रखें, बायोलॉजिकल जीरो। क्या है बायोलॉजिकल जीरो? 5 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई, मतलब रुक गई, याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन सा, तो हम देखते हैं बेमलेन फैक्टर। बेमलेन फैक्टर जरूर याद रखिएगा। दो हम देखते हैं कि 58 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है जनरली, हम देखते हैं 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। क्या याद रखनी है पहली बात कि 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर लगभग 58 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है। तो 1 ग्राम कार्बन कितने में प्रेजेंट होगा, तो 1 ग्राम प्रेजेंट होगा 100/58, यानी हम कह सकते हैं 1.724 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी 1 ग्राम कार्बन कितने में प्रेजेंट होगा, 1.732 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। समझ आ रहा है ना आपको? ये चीज़ मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लीजिए कि मेरे पास अगर हाथ में क्या है 1.724 ग्राम का ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर 1 ग्राम ही क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो अदर मटेरियल्स मतलब हाइड्रोजन वगैरह भी होंगे, तो कहीं मिला के कार्बन कितना होगा, 1 ग्राम होगा। इस फैक्टर को क्या कहते हैं, बेमलेन फैक्टर। ये जो डाटा है 1.724, ये अच्छे से याद रहना चाहिए ना। तो इसे हम इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, OM मतलब ऑर्गेनिक मैटर लिखता हूँ मैं, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर विल बी 1.724 इंटू कार्बन, कि कार्बन का हमें हिस्सा प्रपोर्शन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर अगर हमें निकालना है तो कार्बन अगर पता हो तो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1.724 का, या अगर हमें ऑर्गेनिक मैटर पता हो तो उसमें 1.724 का डिवाइड लगा दो, तब कार्बन आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इक्वेशन घोट के पी जाना, अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन का जो रेशो होता है उसे क्या कहते हैं। उस रेशो को याद तो रखना ही है, 1.724 है, और क्या कहते हैं, बेमलेन फैक्टर कहते हैं, याद रहेगा। तो इस तरह से हमने जाना सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड ह्यूमस के बारे में। टू बी प्रिसाइज मैं कहूँ तो हमने बात करी सॉइल ऑर्गेनिक कोलाइड्स में ह्यूमस के बारे में। उससे रिलेटेड आसपास की इंफॉर्मेशन जो मुझे लगी अभी बताना ज़रूरी है तो मैंने आपको बताई। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, है ना, बहुत सारा सब कुछ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कैसे मैनेजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर क्यों ज़रूरी है सॉइल के लिए। आप जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे अभी बता देना चाहिए था वो मैंने बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया है उसकी मेरी कोशिश है PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।
है।